सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 5 and it is only for class 9 students. It has taken from the subject Social Science History and we will learn and understand chapter number 1 French Revolution part 5 in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 5 समझेंगे। जैसा कि आपको याद है कि लास्ट वर्कशीट में हमने जैकोबिन गवर्नमेंट के बारे में सुना था, समझा था और ये भी जाना था कि उस टाइम पीरियड को जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर 1793 टू 1794 तक रूल कर रहा था उसको रेन ऑफ टेरर भी कहा जाता है, क्योंकि उसने अपनी पॉलिसीज़ को बहुत ही सख्ती से बहुत ही उसको इम्प्लीमेंट किया और लोगों को भी वो अच्छा नहीं लगा, इस कारण से वो हटा दिया गया और उसको जो है डेथ पेनल्टी दी गई। अब उसके बाद क्या हुआ? नाउ विल रीड 1794 टू 1799 लिबरल रिपब्लिक, यानी कि उदार गणतंत्र। अभी क्या था कि पावर को एक ही हाथों में नहीं सेंट्रल किया गया, क्योंकि जैसा आपने देखा था कि सारी पावर जैकोबिन गवर्नमेंट में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के पास थी। अभी उस चीज़ से बचा गया, उसको अवॉइड किया गया। द नेशनल कन्वेंशन एनेक्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड असाइंड द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द 5 मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और डायरेक्टरी। देखिए क्या था कि जो कन्वेंशन की सरकार थी, अब उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और जो मतलब उत्तरदायित्व या जो भी जिम्मेदारी थी वो अब एक व्यक्ति को ना देकर 5 मेंबर्स, जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या डायरेक्टरी कहा गया, उन्हें दे दी गई। आफ्टर द नेशनल कन्वेंशन डायरेक्टरी रूल बिगेन इन फ्रांस विच लास्टेड फ्रॉम 1795 टू 1799। अब नेशनल कन्वेंशन की गवर्नमेंट के बाद डायरेक्टरी का रूल आ गया फ्रांस के अंदर, जो कि 1795 से 1799 तक चला। दिस डायरेक्टरी रूल वॉज चाओटिक एंड फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज। ये जो डायरेक्टरी का शासन था ना, ये बहुत ही मिसमैनेजमेंट वाला था, अव्यवस्थित था और बहुत ही कठिनाइयों से, डिफ़िकल्टीज से भरा हुआ था। Board of Control was empowered to appoint the chiefs of the armed forces to make treaties or to wage war on behalf of France. अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, ये डायरेक्टरी थी, इनको क्या अधिकार दिया गया? इनको जो है सेनाओं पर नियंत्रण दिया गया और जो चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस होते हैं यानी सेना अध्यक्ष होते हैं, उनको अपॉइंट करने की पावर दी गई। अच्छा, इसके अलावा कि फ्रांस की ओर से कोई भी ट्रीटी करना है, संधि करना है या युद्ध करना है, उन सब के जो पूरे राइट्स थे वो इस डायरेक्टरी को दिए गए। द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द गवर्निंग बोर्ड वर द प्रॉब्लम ऑफ वॉर, द मेंबर्स ऑफ द डायरेक्टरी वर इनएक्सपीरियंस, इनएप्ट एंड करप्ट। अब इस डायरेक्टरी के शासन में बहुत प्रकार की गड़बड़ी फैली। कैसे फैली? देखिए कि जो इसकी समस्याएं भी थी बहुत ज़्यादा, जैसे युद्ध की समस्या। जो डायरेक्टरी के सदस्य थे बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपीरियंस थे, अनुभवहीन थे, अयोग्य थे और भ्रष्ट भी थे, करप्ट, भ्रष्ट भी थे। ड्यूरिंग द डायरेक्टरी रूल वेरियस काइंड्स ऑफ डिस्टर्बेंस स्प्रेड, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, ट्रेड वॉज हॉल्टेड एंड इट्स फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो वीक। यानी जो डायरेक्टरी का शासनकाल था, इसमें तरह तरह की गड़बड़ियाँ तो थीं, जैसे और फिर बेकारी भी बढ़ने लग गई, व्यापार सारे के सारे बंद हो गए, ठप पड़ गए और यहाँ तक कि जो उनकी विदेश नीति थी वो भी बहुत कमज़ोर थी। इन सच अ सिचुएशन द पीपल ऑफ फ्रांस फेल्ट द नीड फॉर अ लीडरशिप दैट कुड एस्टैब्लिश पीस इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री एंड डिफीट फॉरेन पावर्स। यानी जो अब ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता एक ऐसे नेता की ज़रूरत महसूस कर रही थी जो देश, ना केवल देश के अंदर बल्कि बाहर भी शांति स्थापित कर सके।
शांति ला सके और विदेशी शक्तियां जो हैं, विदेशी ताकतें जो हैं, जो उन पर हमले कर रही थी और इस फिराक में बैठी हुई थी, उनको वो हरा सके। कोई ऐसा नेता चाहिए था। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेपोलियन फर्स्ट established the honor of France by military victories and eventually ended the rule of directory and established control of power। तो इसी काल के दौरान, इसी समय अवधि के दौरान जो नेपोलियन प्रथम था, उसने सैन्य विजयों के द्वारा, मतलब सेना के साथ विजय पाता गया और इस तरह से उसने फ्रांस का जो एक सम्मान था वो भी वापस लेकर आया और स्थापित किया, और जो डायरेक्टरी का शासन था वो इस तरह से ख़त्म करके और पूरे पावर पर उसने अपना कंट्रोल जमा लिया। किसने? नेपोलियन वन ने। यानी अब फिर से यहाँ पर डेमोक्रेसी से मोनार्की वाला रूल आ गया। देन नेक्स्ट टॉपिक इज 1799 to 1814 टूवर्ड्स मोनार्की अगेन। यानी कि 1799 से अब हम 1814 के बारे में पढ़ेंगे, जब फ्रांस जो है दोबारा से राजतंत्र की ओर चला गया, क्योंकि अब लोकतंत्र तो ख़त्म हो गया और नेपोलियन ने सारी पावर को कैप्चर कर लिया। अब शुरू में तो लोगों को लगा कि हाँ भाई, ये वाकई ही बहुत बढ़िया नेता है और हमें सम्मान दिला रहा है और हमारी सब समस्याओं को सुलझा रहा है, लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि ये एक डिक्टेटर है और वो जनता की बात नहीं सुनता। In 1799, Napoleon I ended the rule of directory and became the first consul of France. And in 1804, he crowned himself the emperor and thus began the imperialist rule of Napoleon. देखिए 1799 में क्या हुआ, फिर नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन को तो ख़त्म कर दिया और फ्रांस का पहला काउंसिल बना, काउंसिल। और 1804 में उसने अपने आप को खुद को सम्राट यानी राजा घोषित कर दिया और इस तरह से नेपोलियन के जो एक साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हुई, यानी कि राजतंत्र की शुरुआत हो गई। नेपोलियन फर्स्ट चेंज्ड द पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ यूरोप बाय हिज विक्टोरियस कैंपेन्स। नेपोलियन ने अपने जो विजय अभियान थे उससे पूरा जो यूरोप का भूगोल था, एक तरह से नक्शा था, उसको चेंज कर दिया। ही इन्वेडेड रशिया इन 1812। उसने रशिया में 1812 में आक्रमण किया, रशिया पर आक्रमण किया। वेयर हिज आर्मी वॉज ग्रेटली डैमेज बाय द कोल्ड एंड एडवर्स एनवायरनमेंट। जहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि रशिया में तो आप जानते हैं कि वहाँ पर तो बहुत सर्द मौसम होता है, बहुत सर्दी होती है, तो वहाँ पर ऐसे मौसम में उसकी सेना को बहुत ही नुकसान पहुँचा। बस देयर इज़ वेयर हिज डाउनफॉल स्टार्टेड। यानी कि यही वो जगह थी जहाँ से उसका पतन, उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। ऑन 18 जून 1815 नेपोलियन वॉज इम्प्रिजन at St. Helena after his final defeat in the Battle of Waterloo। और 18 जून 1815 को नेपोलियन को सेंट हेलेना में गिरफ्तार कर लिया गया उसकी हार के बाद, जो कि उसकी हार कहाँ पर हुई, वाटरलू के युद्ध में। यानी वाटरलू के युद्ध के बाद सेंट हेलेना में उसको जेल में डाल दिया गया, उसे बंदी बना लिया गया। ही डाइड इन 1821 और 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। The French Civil Code was implemented in France in 1804 by Napoleon I। देखिए फ्रांस की एक सिविल कोड था जो कि नेपोलियन प्रथम ने बनाया था, यानी एक कानून बनाया था जिसको हम सिविल कोड ऑफ नेपोलियन भी कहते हैं। 1804 में उसको लागू किया गया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नेपोलियनिक कोड। इसको हम नेपोलियन कोड की संज्ञा भी देते हैं, उसको हम नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आता भी है। एंशियंट एंड न्यू लॉज वर कोऑर्डिनेटेड इन द मेकिंग ऑफ दिस कोड। यानी पुराने जो कानून थे और नए कानून थे उन सबको मिलाकर एक नया कानून बनाया गया। थ्रू दिस कोड, यानी इस कोड के माध्यम से क्या क्या नए नए कानून बनाए गए और क्या चीज़ें ख़त्म की गई। देखिए, द प्रिविलेजेस गिवन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ वाज डिसकंटिन्यूड बाय दिस कोड। यानी
जो पहले आपको याद हो तो फ्रांस में जब हमने पढ़ा था कि बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते थे, कुछ रियायतें दी जाती थी, उन सबको ख़त्म कर दिया गया, नेपोलियन ने उसे ख़त्म कर दिया। फ्रीडम ऑफ रिलीजन वॉज प्रोवाइडेड अंडर इट एंड इट वॉज द सेड दैट गवर्नमेंट जॉब्स शुड बी गिवन टू द दोज हु आर मोस्ट क्वालिफाइड, यानी कि अब धर्म की स्वतंत्रता दे दी गई, जो कोई अपना धर्म अपना सकता था, और गवर्नमेंट जॉब के बारे में ये कहा गया कि ये उन्हीं को मिलनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड हों। अरेंजमेंट्स वर मेड टू हियर द केसेस ओपनली विद द असिस्टेंस ऑफ द ज्यूरी, यानी क्या हुआ कि जो जूरी की सहायता से, मतलब जूरी होता है कुछ ग्रुप ऑफ जजेस, उसकी सहायता से खुले में मुकदमा सुनने की व्यवस्था की गई। फिर द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ लॉ ऑफ ऑल बिफोर लॉज वॉज प्लेस्ड इन द कोड ऑफ लॉ, यानी कि कानून के सामने सभी की समानता की गई है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, कानून के सामने सब एक हैं। द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एंड द ओनर्स अथॉरिटी ओवर द लैंड वॉज solidified as never before. So the small peasants become the supporters of Napoleon. देखिए क्या हुआ कि व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को दोबारा से लाया गया और जो भूमि पर जो स्वामी का अधिकार था उसको इतना मजबूत बनाया गया जितना पहले कभी नहीं था। इसलिए जो छोटे किसान थे वो नेपोलियन के समर्थक बन गए, यानी कि अब उनका कब्जा अपनी ज़मीन पर हो गया। नेपोलियन फर्स्ट लॉ कोड प्रूव्ड हिज परमानेंट वर्क, यानी जो नेपोलियन प्रथम की ये जो कानून व्यवस्था थी ना, यही परमानेंट सिद्ध हुई। नेपोलियन हिमसेल्फ एक्नॉलेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस लॉ कोड एंड सेड, माई रियल प्राइड इज नॉट इन द विक्ट्री ऑफ माई 40 वॉर्स, माई लॉ कोड इज सच दैट इट विल नेवर बी इरेज्ड एंड विल प्रूव टू बी एवर लास्टिंग। तो नेपोलियन ने क्या कहा था जब इस कानून को लागू किया था, उसने कहा भाई मेरा वास्तविक गौरव है, मेरी वास्तविक जीत है, वो मेरे 40 युद्धों की विजय में नहीं है। मेरी जो ये कानून वाली व्यवस्था है ये ना तो कभी मिट सकती है और बल्कि ये जो है बहुत लंबी, मतलब कहने का मतलब है चिरस्थायी होगी। चिरस्थायी का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक चलेगी। और वाकई ही आज भी नेपोलियन के इस कोड को माना जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस को माना जाता है। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। नाउ विल मूव ऑन द क्वेश्चन आंसर सेक्शन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, वॉट वर द डिफ़िकल्टीज इन द गवर्नेंस ऑफ डायरेक्टरी, यानी कि डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ थीं। अभी ऊपर हमने बहुत अच्छे से इसको समझा भी है। द मेजर डिफ़िकल्टीज इन द गवर्नेंस ऑफ द डायरेक्टरी वर, यानी क्या उसकी जो मेन डिफ़िकल्टीज थी डायरेक्टरी के गवर्नेंस में, वो थी द प्रॉब्लम ऑफ वॉर, द मेंबर्स ऑफ द डायरेक्टरी वर इनएक्सपीरियंस, इनएप्ट एंड करप्ट, यानी जो युद्ध की समस्या थी और जो डायरेक्टरी के सदस्य थे बहुत ही अनुभवहीन थे, अयोग्य थे और भ्रष्टाचारी भी थे। ये समस्या थी, मेन समस्या। ड्यूरिंग द डायरेक्टरीज रूल वेरियस काइंड्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस स्प्रेड, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, ट्रेड वाज हॉल्टेड एंड फॉरेन पॉलिसी वाज आल्सो बिग, यानी जो डायरेक्टरी का रूल था उसके दौरान बहुत सारी गड़बड़ियाँ फैली, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, जो व्यापार थे सारे ठप हो गए और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी, विदेश नीति, वो भी बहुत कमज़ोर थी। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ डायरेक्टरी के गवर्नेंस में थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड नेपोलियन फर्स्ट सक्सीडेड इन एस्टेब्लिशिंग हिज कंट्रोल ओवर गवर्नेंस, यानी नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा, क्या उसको मौका मिला। देखिए, डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड बाय द डायरेक्टरीज रूल, द पब्लिक फेल्ट need for a leadership that could establish peace inside and outside the country and defeat foreign powers। देखिए, डायरेक्टरी के रूल से फ्रस्ट्रेटेड और निराश जनता अब चाहती थी कि एक ऐसी लीडरशिप मिले उसको, एक ऐसा नेता मिले जो कि अंदर और बाहर, फ्रांस के अंदर और बाहर शांति स्थापित कर सके और फॉरेन पावर्स, विदेशी शक्तियों को हरा सके। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेपोलियन फर्स्ट एस्टैब्लिश द ऑनर ऑफ फ्रांस बाय मिलिट्री विक्ट्रीज एंड इवेंचुअली एंडेड द रूल ऑफ द डायरेक्टरी एंड एस्टैब्लिश कंट्रोल ऑफ पावर। और इस पीरियड के दौरान नेपोलियन वन ने फ्रांस के सम्मान को कैसे वापस दिलाया, जीत दिलाकर, लोगों पर वो अन्य देशों पे जीतता गया और इस तरह से फ्रांस को उसने सम्मान दिलाया और साथ साथ उसने डायरेक्टरी के रूल को ख़त्म कर दिया और अपने सारे पावर पर उसने कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेपोलियन कोड, यानी कि नेपोलियन संहिता का क्या महत्व है। सो द आंसर इज दिस नेपोलियनिक
कोड वॉज इम्प्लीमेंटेड इन फ्रांस इन 1804। देखिए नेपोलियन कोड को फ्रांस में 1804 में इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नेपोलियनिक कोड, इसको नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। बाय दिस कोड यानी इस कोड के द्वारा, इस जो संहिता जो कानून व्यवस्था बनाई गई, इसके द्वारा क्या किया गया, प्रिविलेजेस ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ वाज डिसकंटिन्यूड। जो जन्म के आधार पर प्रिविलेजेस मिल रही थी उन्हें खत्म किया गया। फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाज प्रोवाइडेड अंडर दिस, यानी धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई। अरेंजमेंट्स वर मेड टू हियर द केस इन ओपन, खुले में केस को सुनने की स्वतंत्रता दी गई। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ वॉज गिवन, यानी सभी को कानून के सामने एक किया गया, उनकी समानता स्थापित की गई, यानी कानून के सामने सब एक ही थे। एंड द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी वाज रिकॉग्नाइज, यानी व्यक्तिगत संपत्ति का जो कानून था, जो सिद्धांत था, उसको मान्यता दी गई। Now the last question, question number 4, which laws and provisions given in the Napoleon Code do you consider important for you and why? यानी कि कौन से ऐसे कानून और प्रावधान थे जो आप अपने लिए भी महत्वपूर्ण मानते हैं, जो कि नेपोलियन कोड में थे, और क्यों? देखिए इसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस है, आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो जो मेरी सजेशन है वो ये है, थोड़ा सा बड़ा आंसर जरूर है लेकिन आप इसको कट शॉर्ट भी कर सकते हैं। देखिए पहला है कि डिसकंटिन्यू स्पेशल राइट्स गिवन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, जो बर्थ के आधार पर स्पेशल राइट्स दिए गए थे उसको ख़त्म करना, ये एक महत्वपूर्ण था। बिकॉज नो वन शुड बी गिवन स्पेशल राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, क्योंकि किसी को भी जन्म के आधार पर कोई स्पेशल राइट नहीं मिलना चाहिए। रादर ही कैन बी गिवन स्पेशल राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज मेरिट, यानी कि बल्कि ये हो सकता है कि उसको उसकी योग्यता के आधार पर कोई विशेष रियायत दी जाए, विशेष अधिकार दिए जाए। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। दूसरा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन वॉज ग्रांटेड because everyone should have the freedom to adopt any religion and should also have the freedom to follow it, यानी कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट था, धर्म की स्वतंत्रता जो दी गई, क्योंकि हर किसी को किसी भी धर्म को अपनाने की इजाज़त होनी चाहिए और ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो उसको फॉलो भी कर पाए। And the third one is the principle of equality of all before the law is very important, जो सब कानून के सामने सबको एक समानता दी गई वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू हैव इक्वालिटी बिफोर द लॉ, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कानून के सामने सबकी जो है समानता होनी चाहिए। नो मैटर हु इज़ रिच और पुअर, ऑल शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि इसमें कोई बात ये मायने रखती कि चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, भाई कानून के सामने सब एक होने चाहिए। अब आपको समझ में आया? सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हम मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।